मंच पर उपस्थित सभी मेरी पूज्य बहनें, सन्यासीजन, विद्वज्जन, उपस्थित बहनों, पूज्य सन्यासियों और मेरे अग्रज गण, मैं समय अधिक नहीं लूँगा क्योंकि आचार्य धनंजय जो है ना, आयु में जरूर कुछ कम है, पर विद्या और अनुभव इनको अधिक मिल गया है। ये बहुत ही सतर्कता पूर्वक अपना काम निकालते हैं। जैसे मेरे भाई ज्वलंत शास्त्री जी, अद्भुत प्रतिभा संपन्न और वाक शैली उनकी बचपन की से ही निराली है। तुलसी दयानंद का जन्म कब हुआ, समाज की स्थापना कब हुई, या आदरणीय भ्राता बागीश जी मनोरंजन में अश्लीलता, या भाई विश्वामित्र जी का पंच महायज्ञ, या परम पूज्या आदरणीय सुकामा जी, नारी को ब्रह्मा कौन बनाएगा, अध्यात्म की रक्षा कौन करेगा। भाई ये सब कुछ नहीं होगा अगर संस्कृत नहीं होगी। और इसलिए मेरा विषय है कि संस्कृत जो है इसमें किस तरह से सभी ये भाषाओं की जननी है, इस पर चर्चा, ये मेरा विषय है। विषय इतना व्यापक है कि मैं इसके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, और इसलिए मैं जानता था, और इसलिए मैं एक पुस्तक लाया हूं जो इंद्रवेश विद्यापीठ को दान में दे के जा रहा हूं, और मैंने दे दिया है, आपको मिल जाएगी, वहां रखी हुई है किताब जो मैं लाया था। वो ये किताब आउट ऑफ प्रिंट है और इसका टाइटल है वैदिक संस्कृत मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, और यही मेरी चर्चा का आज विषय है। आज समाज के पवित्र तपस्वी विद्वानों ने अतीत में जो काम किया है, संसार की विद्वत मंडली आज भी नतमस्तक है। एक थे स्वामी धर्मानंद जी सरस्वती, दर्जनों भाषाओं के पंडित, और उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, आज आउट ऑफ प्रिंट है। 1970 से पहले एक बार छपी थी। आप इसको पढ़ेंगे और देखेंगे तो प्रमाण के साथ आपको ये कैसे नजर आएगा कि लोग इस देश में ही कहने का ये साहस करते हैं संस्कृत मृत भाषा। और पूज्य धर्मानंद जी की ये पुस्तक आप देखिए, डंके की चोट से सारी दुनिया में कहीं भी आप जाएं और प्रमाण के साथ आप सिद्ध कर पाएंगे किस तरह से संस्कृत व्याकरण का भी असर, खाली भाषा का नहीं, व्याकरण का भी असर फ्रेंच पर है, जर्मन पर है, इंग्लिश पर है, दुनिया की तमाम भाषाओं पर है। और संस्कृत हमारे आर्यभट्ट की तो आत्मा है। अभी अभी धनंजय जी ने एक वाक्य कहा था महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का, मैं उसको नहीं दोहरा रहा, लेकिन मेरे लिए कीनोट एड्रेस तो वही है। आध्यात्मिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, सार्वदेशिक उन्नति का पथ प्रदर्शन केवल और केवल संस्कृत के ही माध्यम से संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं। संस्कृत के बिना संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। वेदों से लेकर आज तक ये देववाणी मानव मात्र के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है, और भारतीय मनीषा तो संस्कृत भाषा को चिरंतन काल से मानती है। किंतु इस देश के, और कुछ तो विदेशी भी हैं, पर अचंभा होता है कि इस देश के ही कई विद्वान केवल ये मानते हैं 5000 साल पुरानी है बस, और लिखते भी हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। विश्वविद्यालयों में पढ़ाया भी यही जाता है कई जगह मूल विषय पर। यह है पुस्तक वैदिक संस्कृत मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ये किसी स्कॉलर के प्राइवेट कलेक्शन में मिली, और मुझे कहते हुए, बताते हुए हंसी भी आती है, विद्वान कितना चोर होता है। इसमें उन्होंने वो पेज भी नहीं फाड़ के फेंका जिसमें गुरुकुल कांगड़ी के पुस्तकालय से इशू की गई है किताब, ये उनको वापस नहीं की गई, तो बड़ी मुश्किल से मुझे ये जिराक्स कर लिया मैंने, उस पुस्तक को फाड़ दिया। मतलब किताब ले लो न लौटाओ, ये विद्वानों की कमजोरी होती है। वैदिक संस्कृत मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, और ये मुझे उस व्यक्ति ने दिया है जिससे, जो मेरा सहायक था मेरे कार्यालय में। मैंने कहा भाई विषय पर जरा मटेरियल ले आओ। हम लोगों की आदत है, जिंदगी भर में इंटरनेट पर सेमिनार करते रहे हैं, तो अनुभव यही कहता है कि वो जो सहायक होते हैं, भाई जरा मटेरियल ले आओ, और उसमें कट पेस्ट किया, रिसर्च पेपर तैयार। आज की दुनिया में बड़ा आसान है, लेकिन विदेशियों ने चाहे बेईमानी करी, और मुझे तो वो तिथि भी और इतिहास भी प्रोफेसर राम प्रकाश जी ने तो खोल के रख ही दिया है।
हरियाणा की धरती पर खड़े होकर के उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। संस्कृत के लिए आबादी का दिन तो वो था जिस दिन लॉर्ड मैकाले और प्रोफेसर मैक्स मिलर की मुलाकात हुई इंग्लैंड में। और यदि देखना ही है कि किस तरह से हमारी भाषा जननी है दुनिया की भाषाओं की, तो इस पुस्तक को पढ़ लीजिए। और एक मैं तो खाली लंबा चौड़ा व्याख्यान दे सकता था, मटेरियल बहुत अभ्यास है ना जिंदगी भर का बताया, तो बहुत सारा मटेरियल लिख के लाया हूँ, पर इसको पढ़ने लगूंगा फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समय की सीमा है। प्रोफेसर जो नेशनल प्रोफेसर थे सुनीति कुमार चटर्जी और एक वासुदेव शरण अग्रवाल थे बनारस में, अद्भुत भाषा विज्ञान पर उनका अधिकार था। इन दोनों ने जितना काम किया इस विषय पर, संस्कृत को सिद्ध करने का साहस किया है, सफलतापूर्वक साहस किया कि संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी रही है। आज मेरे भारत में कम से कम 6000 भाषाएं हैं, लेकिन जिसमें से ये जो 8वीं संविधान सभा में जो निकला है उसमें 22 भाषाएं स्वीकार की गई हैं, और वही 22 की 22 और हिंदी में तो हैं ही सारी। तो ये सब संस्कृत का ही असर उनमें दिखाई देता है। और अंग्रेजी भी कोई भाषा है। टॉकिंग कंप्यूटर के लिए भारत वालों ने नहीं, जर्मन के लोगों ने सर्वाधिक उपयोगी संस्कृत को घोषित किया, आज नहीं कम से कम 12 साल पहले। और उच्चारण, देखिए वैज्ञानिक बात थोड़ी सा मैं छेड़ देता हूं। देखो भारतीय मनीषा जो है चिरंतन काल से संस्कृत को मानती है। मूल विषय पर आने से पहले इस सत्य प्रकट कर दूं, उससे जिज्ञासा बढ़ जाएगी। संस्कृत में आकृति और ध्वनि का आपस में गहरा संबंध होता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में अगर आप सन कहें, SON या SUN, दोनों का उच्चारण एक है ना, सन, तो ये दोनों एक जैसे सुनाई देंगे, बस वर्तनी में ये अलग अलग है। एक SON है और एक SUN है। तो ये सिद्ध हुआ कि आप जो लिखते हैं वो मानदंड नहीं है, मानदंड तो ध्वनि है। आधुनिक विज्ञान ये साबित कर चुका है कि पूरा अस्तित्व ऊर्जा की गूंज है। जहाँ कहीं भी कंपन है वहाँ ध्वनि तो होनी ही है। और इसलिए एक तरह से देखा जाए तो पूरा अस्तित्व ही ध्वनि है। जब हमें यह अनुभव होता है कि एक खास ध्वनि एक खास आकृति के साथ जुड़ी हुई है, तो यही ध्वनि उस आकृति के लिए नाम बन गई। अब ध्वनि और आकृति आपस में जुड़ गई। इसी तरह से नो, KNOW भी नो है, NO भी नो है, नो। तो टॉकिंग कंप्यूटर के लिए कैसे फिट बैठेगी, कैसे लिखा जाएगा? जो सुना जाएगा उसको वैसे ही लिखा जाए, फिर तो सब गड़बड़झाला हो जाएगा। और इसी तरह के अन्य अनेक शब्द हैं। ठीक है, ज़्यादातर भाषाओं की रचना इसलिए हुई क्योंकि हमें हर चीज़ को एक नाम देना पड़ता था। इनकी शुरुआत तो थोड़े से शब्दों से हुई, चाहे वो हिब्रू हो, चाहे वो लैटिन हो, और फिर वही शब्द जटिल होकर बढ़ते गए। लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा नहीं जिसकी रचना की गई है, इस भाषा की खोज की गई है। इस सत्य को संसार के वरिष्ठ विद्वान स्वीकार करते हैं कि संस्कृत का संपूर्ण रूप दुनिया की आरंभिक भाषाओं जैसे ग्रीक है, हिब्रू है, लैटिन है, इन सब के जन्म से लाखों वर्ष पहले ही संस्कृत का अस्तित्व आ चुका था। मेरठ यूनिवर्सिटी में संस्कृत डिपार्टमेंट में हेड थे बहुत पहले हमारे प्रोफेसर धर्मेंद्र नाथ, और उन्होंने किताब लिखी है संस्कृत इन 30 लेक्चर्स। स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सिटी में हमने उसको देखा पढ़ाई करके। टाइटल बता रहा हूँ, संस्कृत इन 30 लेक्चर्स। आर्य समाज के पुरोधा थे प्रोफेसर धर्मेंद्र नाथ, और इतने बड़े अनुयायी थे कि वो सरनेम उपनाम नहीं लिखते। अब वो परंपरा उनके भतीजे कमलनाथ वगैरह सब अभी तक निभाते हैं। बहुत कम लोगों को पता है ये सब आर्य समाज के उपज है। हमारी जड़ें कितनी गहरी है हमको नहीं पता, ये हमारा ही दुर्भाग्य है। मैं विषय को और ज़्यादा संक्षिप्त कर रहा हूँ, इसलिए आदेश का पालन कर रहा हूँ अपने भाई श्री संचालक महोदय का। लेकिन एक बात है, कालिदास हैं, उनका कार्य तो सर्वविदित है। दर्शनों के अतिरिक्त उसी वैज्ञानिक श्रृंखला में गणित है, एस्ट्रोनॉमी जिसे खगोल विद्या कहते हैं, आर्यभट्ट का कार्य है, आयुर्वेद पर चरक संहिता है, बौद्धों और जैनियों का भी जो आरंभिक ग्रंथ है
वो तो संस्कृत में ही था, बाद में लोगों ने थोड़ी सी अपनी अलग राह बनाई, ये हम सबको मालूम है। अकेली ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका महर्षि की संस्कृत और वेद के महत्व को दुनिया के पटल पर प्रमाणित करने के लिए एकदम पर्याप्त है। भारतीय भाषाएं तो संस्कृत से निकली हैं, ये तो सच है, हम सब जानते हैं, जनसाधारण भी ये जानता है। लेकिन विदेशी भाषाएं जो बहुत बाद में पैदा हुई, संस्कृत के शब्दों का विदेशी भाषाओं में कुछ परिवर्तित उच्चारण के साथ दिखाई देना, ये सिद्ध करता है कि मूलतः संस्कृत ही आदि स्रोत है, वही इनकी माँ है। मैं बस खत्म कर रहा हूं, केवल एक बात निवेदन जरूर करना चाहता हूं, बड़ा आवश्यक है वो, पांडित्य की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से भी विश्व की भाषाएं संस्कृत की संतानें हैं। इसके प्रमाण के लिए अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार एवं दार्शनिक, अब आप ये प्रश्न मत उठाना कि अमेरिका वालों का प्रमाण क्यों दिया, इसलिए कि अमेरिका वाले और यूरोप वाले और अफ्रीका वाले भी वही चिल्लाते हैं कि नहीं संस्कृत सबकी जननी नहीं, तो उनका जवाब देने के लिए लोहे को लोहा काटता है, उनके ही प्रोफेसर की बात कहनी पड़ेगी। हमारे यहाँ कम लोगों ने उद्यम इसलिए किया कि हमें कोई शंका ही नहीं थी, इसलिए हमारे यहाँ नहीं मिलता, सीधी सी बात है। तो इसके प्रमाण के लिए अमेरिका में बहुत बड़ा एक लेखक हुआ है और फिलोसफर था, प्रोफेसर बिल ड्यूरांट, उनका मंतव्य उद्धृत करता हूँ। बिल ड्यूरांट ने 11 वॉल्यूम में सीरीज बनाई, उसका नाम है हिस्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे प्रोफेसर मैक्स मुलर ने जो क्या है नॉलेज ऑफ ईस्ट साउथ ईस्ट ऐसा करके है, 50 वॉल्यूम में, 49 वॉल्यूम में तो तैयार हुआ, और एक वॉल्यूम जो है उसकी परिचयात्मक दृष्टि से दूसरे किसी ने लिखा है। पर कितना काम किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो अपनी पत्नी को पत्र लिखा, उनकी पत्नी ने एडिट करके उसको छापा, उससे सिद्ध होता है कि भारत को ईसालैंड बनाना है और इसीलिए हमने वेदों की व्याख्या उसी ढंग से करी है, या जो हिंदुस्तान के लोगों ने जिस ढंग से किया उसका जो का तो अनुवाद किया है। उन सारी बेईमानियों को मैं एक तरफ रखना चाहता हूँ, लेकिन संस्कृत के लिए परिश्रम नहीं किया, ये मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। संस्कृत के लिए परिश्रम किया, घनघोर परिश्रम किया, और एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स उनके साथ आया और सबने मिल करके काम किया। उनकी जो पुस्तक है, जो ऋषि दयानंद से तो उनका करस्पॉन्डेंस होता है ना, वो तो मोक्ष मूल्य लिखते ही हैं उसको। और जब ऋषि दयानंद से पत्र व्यवहार हुआ तो वो जो सीरीज थी 50 वॉल्यूम की, उसके बाद जो ICS के लिए लिखा गया था, इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस, ये पुस्तक हमारे घर में, हमारे ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लायक है। उसमें वेद का, संस्कृत का और भारत का जो गुणगान प्रोफेसर मैक्स मुलर ने किया है, ये उन सब पर जो पहले वो कह चुके हैं उन सब पर पानी फेर देता है। तो ये प्रोफेसर क्या कहते हैं, हिस्टोरी ऑफ फिलॉसफी ये लिख चुके हैं। मैं इसका अनुवाद हिंदी में बता देता हूँ। इंडिया वाज द मदरलैंड ऑफ आवर रेस एंड संस्कृत। भारत जो है ये हमारी जो रेस है संस्कृत का, उसकी मातृभूमि है। और आगे कहते हैं सारी यूरोप की जो भाषाएं हैं, वह चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे अरब की संस्कृति हो, चाहे गणित हो, ये सब संस्कृत है, सबका स्रोत संस्कृत है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो उनके ज्यों के त्यों शब्द मैं सुना देता हूँ, इसलिए भी कृतज्ञता है। द मदर ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेज, दैट शी वाज द मदर ऑफ आवर फिलॉसफी, मदर थ्रू द अरब्स ऑफ मच आवर मैथमेटिक्स, थ्रू मदर बुद्धा ऑफ द आइडियल्स एम्बॉडीड in Christian